हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वह यह होगी कि वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ है, मतलब वायुमंडल का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है या कौन कौन से तत्व मिलकर के वायुमंडल के निर्माण में सहायक के रूप में या निर्माणक तत्व के रूप में कार्य किए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कल वाले क्लास की। और कल वाले क्लास में हमने चर्चा आपसे किया था वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में बताया गया था कि वायुमंडल क्या है, वायु धन मंडल। वायु का मतलब गैसों का समूह, मंडल का मतलब आवरण, अर्थात पृथ्वी या जीवधारियों के चारों तरफ व्याप्त गैसीय आवरण को हम किस नाम से जानते हैं, वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की गैसों के बारे में बताया गया कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। ना इनका कोई रंग होता है, ना कोई गंध होता है, ना ही कोई स्वाद होता है। ये वायुमंडल की जो गैसें हैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का क्या है, अभिन्न अंग है, पृथ्वी से अलग नहीं हो सकती हैं। इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ लिफाफे या आवरण के रूप में विद्यमान है। और अगली जो टॉपिक थी वह यह थी कि वायुमंडल का 99% जो भाग है वह मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बाकी शेष 1% जो भाग होता है वह 9,968 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों, हमने कल चर्चा किया था वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल के संगठन में कौन कौन से गैसें शामिल थी। तो उसी चीज़ को आज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है वायुमंडल की विभिन्न गैसें एवं उनकी मात्रा। तो इसी को हम हेडिंग भी दे सकते हैं कि वायुमंडल का संगठन। ठीक है, तो चाहे वायुमंडल का संगठन कहिए, चाहे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं वे गैसें कौन कौन सी होती हैं तथा उनकी मात्रा कितनी होती है, इसी पे आज हमें चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा गया है वह तो आपको दिखेगा ही, लेकिन ओरली हम चर्चा कर ले रहे हैं। कल भी चर्चा किए थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल की जो गैसें होती हैं उन गैसों में महत्वपूर्ण गैस कौन कौन सी होती है। सबसे पहली गैस की यदि हम बात करेंगे तो उस गैस का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की मात्रा की यदि बात करते हैं तो 78.08%, मतलब क्या 78.08% मात्रा किसका है, नाइट्रोजन का। और जब नाइट्रोजन की इतनी मात्रा है तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जा रही है। दूसरी गैस की बात करते हैं तो दूसरी गैस का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की यदि मात्रा की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.94%। हो सकता है कि किताबों में आपकी पुस्तकों में मिल जाए कि लगभग 21%, तो लगभग 21% ही है। या तो आप लगभग 21% लिखिए या तो 20.94% एग्जैक्ट जो आंकड़ा है उसको लिखने का काम करिए। तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिसकी मात्रा कितनी है, 20.94% है। उसके बाद तीसरी गैस की हम बात करते हैं तो तीसरी गैस जो हमारी निकल करके आती है वह गैस कौन सी हुई, उस गैस का नाम होगा आर्गन। और जो आर्गन गैस है उसकी मात्रा को देखेंगे तो 0.93%। कितना, 0.93%। हमारी किताबों में यह भी मिल सकता है कि लगभग 1%, तो बिल्कुल सही है। 0.93% है तो उसको 1% भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो आर्गन की मात्रा लगभग 1% हो जाएगी। उसके बाद से चौथी गैस की हम बात करते हैं तो चौथी गैस की जो विशेषता होगी और चौथी गैस का जो नाम होगा वह क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस, जिसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की यदि बात करते हैं तो इसकी मात्रा कितनी आती है, 0.03% गैस है। ठीक है, 0.03%। मात्रा तो अत्यंत कम है लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी है। उसके बाद अगली गैस की बात करते हैं तो नियान आता है, और नियान की मात्रा जो है 0.0018%। ठीक है, 0.0018% नियान। उसके बाद अगली गैस की बात करेंगे तो अगली गैस कौन सी होगी, अगली गैस का नाम होगा हीलियम। और हीलियम की मात्रा की बात करेंगे तो 0.3 बार 0 और 5%, मतलब 0.000 और 5% कौन सी है, हीलियम। और हीलियम के बाद यदि हम आगे चल रहे हैं तो अगली गैस जो अति महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में वैश्विक क्लाइमेट चेंज के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार मानी जा रही है, जिसको क्या कह रहे हैं हम, जिसको कह रहे हैं ओजोन। ओजोन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है। तो ओजोन गैस, और ओजोन से हमारे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ओजोन गैस, और ओजोन गैस की मात्रा की यदि हम बात करेंगे तो इसकी मात्रा कितनी होगी, 0.4 बार 0 और 5%, मतलब 0.000
0, 0 और 5%। ठीक है, यह कौन सी है? ओजोन। और अंत में हम जिसकी बात करेंगे वह हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी 0.0000, अर्थात 4 बार 0 और 6% मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसको व्हाइट बोर्ड पे भी देखने का काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है वायुमंडल की विभिन्न गैसें एवं उनकी मात्रा, और उनकी मात्रा की यदि चर्चा करते हैं तो एक तरफ हमने गैसों का नाम लिखा है और दूसरी तरफ मात्रा का नाम लिखा है। सबसे पहले हम यदि नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन को N2 के नाम से जानते हैं और इसकी मात्रा 78.08%। उसके बाद O2 की बात करते हैं अर्थात ऑक्सीजन की, इसकी मात्रा 20.94%। उसके बाद यदि चलते हैं AR मतलब आर्गन, आर्गन की बात करते हैं तो 0.93%। उसके बाद CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसकी मात्रा 0.03%। उसके बाद नियान Ni की बात करते हैं तो 0.2018%। उसके बाद हीलियम की बात करते हैं तो 0.0005%। उसके बाद ओजोन की बात करते हैं, ओजोन को O3 से डिनोट दिखाया गया है। ठीक है, 0.4/05%। और H कैपिटल H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है कितनी 4/0 और 6%। जरा दोस्तों यहीं से इसी टेबल से, ठीक इसी टेबल से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा और हम नहीं जानते होंगे, और जब हम नहीं जानते होंगे तो हम गलत करके ही आएंगे, और जब गलत करके आएंगे तो जरा देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यह तो होगा आपका क्या? सर्वाधिक। इसकी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वाली विशेषता है। ठीक है, और इसकी यदि विशेषता बात करते हैं तो यह क्या है? भारी है। सॉरी, यह क्या है? यह भारी है। यह कैसी गैस है? सबसे भारी है। और इसकी बात करते हैं तो यह कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। पूछा जाए वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे भारी गैस कौन सी है, तो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा जाएगा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, कौन सी? हाइड्रोजन। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, कौन सी? नाइट्रोजन। पहला तो क्वेश्चन की प्रकृति यह बन गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वह क्वेश्चन यह होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें स्थायी हैं या कौन सी गैसें अस्थायी हैं या कौन सी गैसें परिवर्तनशील हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और इनके लिए जब तैयार रहेंगे तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये 3 गैसें कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको स्थायी या अपरिवर्तनशील गैस, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? स्थायी या अपरिवर्तनशील गैस। मतलब क्या? इनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जो ये गैसें हैं कौन सी? नाइट्रोजन। दूसरा कौन सी? ऑक्सीजन। तीसरा कौन सी? आर्गन। ये तीनों गैसें अपनी मात्रा में परिवर्तन नहीं करती, मतलब इनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको स्थायी या तो इसको हम क्या कहते हैं? अपरिवर्तनशील गैस के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम यहाँ तक आते हैं तो ये गैसें जो होंगी परिवर्तनशील या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? अस्थायी गैसें, अस्थायी गैस। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन की प्रकृति क्या बन गई, जरा इसको भी देख दीजिए। पहला हमने क्या पूछा? पहला यह पूछा कि कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है, किसकी मात्रा ज्यादा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें स्थायी हैं, तो स्थायी में 3 का नाम आएगा, कोई एक होगा। ठीक है, और अस्थायी ये सब है, इसमें से कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो अस्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और अस्थायी गैसें कौन कौन सी हैं? CO2, नियान, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन। ये गैसें क्या हैं? अस्थायी गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 तरह के क्वेश्चन बन गए, और इन 2 तरह के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे। पहला उनकी भारी या हल्का होने के आधार पे, या सर्वाधिक और न्यूनतम होने के आधार पे। ठीक है, अब इसी से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा न्यूनतम है,
तो आप कहेंगे सर तो हमको बताया ही नहीं है कि न्यूनतम गैस की मात्रा कौन सी है। तो न्यूनतम गैस की मात्रा जो होगी, अब इसमें से आपको लिखवा दिया गया आंकड़ा, जो सर्वाधिक है उनको एक तरफ कर लीजिएगा, उनसे जो कम होगी वही न्यूनतम होगी। ठीक है, या तो इनके अलावा जो होगा तो वही होगा न्यूनतम। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनने की प्रकृति है उसको मैं आपके सामने रख दिया। लेकिन इन्हीं गैसों से कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, और जो और क्वेश्चन बनते हैं तो उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। और जब उन क्वेश्चन को देखेंगे तो एक एक गैसों का हम नाम लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपसे, इनमें से हम किन गैसों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होंगी, उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और जब उनका अध्ययन करेंगे तो पहली गैस कौन सी होगी, इसका हम अध्ययन करेंगे, अति आवश्यक। दूसरे रूप में इसका हम अध्ययन करेंगे, अति आवश्यक। यह बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए इसका अध्ययन नहीं करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसका, अति आवश्यक। उसके बाद हम किसका अध्ययन करेंगे, हम करेंगे अध्ययन O3 का, अति आवश्यक। और उसके बाद इसका भी अध्ययन करेंगे। इतने ही गैसों का हमें अध्ययन करना है, क्योंकि इनके अलावा और किसी गैसों से क्वेश्चन नहीं बनता है किसी भी परीक्षाओं में। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उसी को पढ़ लें और खूब डिटेल पढ़ लें, ताकि क्वेश्चन आए तो ये ना हो कि हमने पढ़ा नहीं है। और जब पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फ्लैश मेमोरी में होगी, और जब वो क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गुजरेगा तुरंत आंसर आ जाएगा और उसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले जिस गैस का जिक्र करेंगे उस गैस का नाम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। सबसे पहले हम जिस गैस का जिक्र करेंगे उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन देखिए, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख चुका हूँ। यहाँ पे यह जो गैस है, इस गैस का नाम क्या है, इस गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन है। और इस नाइट्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो इनकी विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। इस नाइट्रोजन गैस की विशेषताओं पे हम ओरली भी चर्चा कर लेंगे, आपको मौका देंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और लिख भी लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब वीडियो देखें या क्लास देखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही क्लास, जिसका भी क्लास आप देखते हो, नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि जिसको 5 बार आप पढ़ते हो उसको एक बार लिख दोगे तो बराबर हो जाएगा। 5 बार पढ़ना, एक बार लिखना बराबर। तो समय लगा के एक बार लिख दो ना, अस्थायी भी हो जाएगा। आप जब चाहोगे तो पलट के देख भी लोगे, एक आपके पास नोट्स भी हो जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए लिखने पे फोकस करिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस गैस की, नाइट्रोजन गैस की। और नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसकी मात्रा की। और मात्रा की यदि बात करते हैं तो इसकी मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली समस्त गैसों में सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन को हम N2 से लिखते हैं, N2। और यह वायुमंडल में जितनी भी गैसें पाई जाती हैं उन गैसों में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। कितना है, 78.08%। 78.08% वायुमंडल में, इससे ज़्यादा कोई गैस नहीं है। और जब इससे ज़्यादा कोई गैस नहीं है तो वायुमंडल की सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या होगा, नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि नाइट्रोजन की जो खोज की गई थी वह खोज किसने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो नाइट्रोजन की खोज सन 1772 में रदरफोर्ड ने की थी। किसने, 1772 में किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। किसकी खोज, नाइट्रोजन की खोज। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की एक और विशेषता होती है, नाइट्रोजन किसी भी पदार्थों के साथ आसानी से नहीं मिलता है। किसी पदार्थों के साथ उसका घुलना मिलने का काम नहीं होता है। और जब किसी पदार्थों के साथ उसके घुलने मिलने का काम नहीं होता है तो वह किसी पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करेगा। लेकिन नोट में यही आप लिख लेंगे कि नाइट्रोजन मिट्टी के साथ क्या करता है, मिट्टी के साथ उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया। मिट्टी के साथ वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया करता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। और जब मिट्टी में मिल जाता है तो वहीं से पादपों को क्या मिलता है, भोजन पदार्थ मिलता है। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो कहते हैं कि यूरिया का छिड़काव कर दो। यूरिया में 46% क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। और जब यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, इसका मतलब हमारे पादपों को नाइट्रोजन की कमी हो गई, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन का छिड़काव कर रहे हैं। नाइट्रोजन के छिड़काव के 2-3 दिन बाद देखेंगे हमारी फसलें कैसे हो गई, हरी हो गई। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किन्हीं पदार्थों के साथ क्रिया तो नहीं करता है, लेकिन मिट्टी के साथ वह अभिक्रिया करके मिट्टी में स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यह भी एक क्वेश्चन हो गया कि कौन सी गैस मिट्टी के साथ अभिक्रिया करके मिट्टी में स्थिरीकरण कर लेता है, तो उसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो वनस्पतियों का विकास होगा, क्योंकि उनको लिए पोषक तत्व मिल जाता है। उनके लिए, वनस्पतियों के लिए पोषक तत्व बन जाता है। एमिनो एसिड का निर्माण किससे होता है, नाइट्रोजन से ही होता है। एमिनो एसिड का निर्माण नाइट्रोजन से ही होता है।
ठीक है, अब जरा देखते हैं किस प्रकार से नाइट्रोजन जो है मिट्टी के साथ स्थिरीकरण करता है। एक चीज देखेंगे, कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जब दो फसलों के बीच अंतराल ज़्यादा हो जाए, जब आप कृषक हैं या खेती करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब दो फसलों के पास आपकी ज़मीन को अंतराल मिल गया, समय अंतराल मिल गया, तो खेतों की गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए, विशेष रूप से ग्रीष्मकाल में। बाकी समय तो समय मिलता नहीं है, ग्रीष्मकाल में ही 2 महीने 2.5 महीने का समय मिल जाता है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रीष्मकाल में खेतों की गहरी जुताई करके छोड़ देनी चाहिए, और जब खेतों की गहरी जुताई करके छोड़ देंगे तो सूर्य की किरणें, ठीक है, तथा वायुमंडल में जो गैस होती है जिसका नाम नाइट्रोजन है, वह मिट्टी में काफ़ी गहराई तक प्रवेश करता है, और जब काफ़ी गहराई तक प्रवेश करता है तो मिट्टी के साथ अभिक्रिया करके और मिट्टी में स्थिर हो जाता है। और जब मिट्टी में स्थिर हो जाता है तो जब उसमें आप बीज डालते हैं तो बीजों का विकास अच्छा होता है। मतलब क्या, उनको पोषक तत्व मिल जाता है, उनको क्या होता है, पोषक तत्व मिल जाता है। इसलिए ग्रीष्मकाल में खेतों की गहरी जुताई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, दूसरा चीज़ ये भी मैं बता दूं कि यदि नाइट्रोजन नहीं है तो हम यूरिया छिड़काव कर लेते हैं। और तीसरी विधि, एक जैविक विधि के आधार पर भी हम खेतों में क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। और जब जैविक तत्वों के आधार पर हम खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं तो वह है क्या, वह यह चीज़ है कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें जैसे क्या हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, इस तरह की जो फसलें हैं उनकी जड़ों में गांठ बनते हैं, और उनकी जब जड़ों में गांठ बनते हैं तो वह गांठ क्या होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हम किसी खेत में हर साल दलहनी फसल बोएंगे तो वह धीरे धीरे खेत में उपजाऊपन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फल नहीं निकल के आएंगे, फल ही नहीं निकल के आएगा, क्योंकि उसकी उत्पादन शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई है कि फसलों का विकास तेजी से हो जाएगा, इतनी सघन हो जाएगी कि उसमें फूल और पत्तियां, फूल नहीं आएंगी, और फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। कौन, कृषि वैज्ञानिक क्या करना है, फसल क्या करना है, एक सीजन में हम दूसरा फसल तो दूसरे साल दूसरा फसल लगाएं, एक ही फसल बार बार नहीं लगाएंगे, या तो वो खेतों को कमजोर कर देते हैं या तो बहुत उपजाऊ कर देते हैं। जैसे दलहनी फसल बार बार बोले तो 2-4 साल बाद हम दलहनी फसल का उत्पादन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम बस धान ही लगा रहे हैं तो कुछ साल में वो खेत कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन की पद्धति की बात की जाती है, किसके द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखिए ये नाइट्रोजन का क्या है, इंपॉर्टेंस है, किसके लिए, हमारे लिए। क्यों हमारे लिए, क्योंकि जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन से क्या करते हैं, नाइट्रोजन उनमें क्या होता है, भोजन के रूप में निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों को प्रोटीन का निर्माण होता है, जो मानव भोजन का मुख्य भाग होता है। यदि नाइट्रोजन मिलेगा पादपों को तो प्रोटीन का निर्माण कराएंगे, और उसी को तो हम भी खाते हैं, तो मानव भोजन का भी क्या होता है, महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट की यदि नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो लिखा गया नाइट्रोजन की खोज सन 1772 में रदरफोर्ड द्वारा की गई। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में वायुमंडलीय आग पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। देखिए, यदि किसी कारण से वायुमंडल में आग लग गई और नाइट्रोजन कम है तो उसको आप नहीं बुझा सकते हो। मतलब यदि आग लग गई और नाइट्रोजन नहीं है तो बुझा नहीं सकते हो। इसलिए क्या करता है, आग पर नियंत्रण पाने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा इतनी न रहे, ऑक्सीजन की मात्रा रहे और नाइट्रोजन की मात्रा कम रहे, तो वायुमंडल में आग लग जाएगी, और आग लग जाएगी तो कोई उसको बुझाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यह जो बैलेंस दिया गया है लगभग कितना 78% का, वैसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रोजन की विशेषताएं रही। एक बार फिर चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन मात्रा 78.08%, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा। दूसरा, नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता, लेकिन मिट्टी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करके मिट्टी में स्थिर हो जाता है, जिससे वनस्पतियों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वही प्रोटीन मानव भी भोजन के रूप में लेने का कार्य करता है। फिर कह रहा है कि नाइट्रोजन की खोज किसने किया, सन 1772 में रदरफोर्ड ने किया था। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जा रहा है। और अगली विशेषता, नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में वायुमंडल में आग लग गई तो उसको भी बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब नहीं मुझे लग रहा है कि इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताया हूँ कि नाइट्रोजन से ही क्या होता है, पादपों में एमिनो
एसिड का निर्माण होता है। अगला चलते हैं तो दूसरी गैस की बात करेंगे, और जो दूसरी गैस की बात करेंगे तो वह गैस कौन सी होगी, यहाँ पे लिखा गया है, इस गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन। इस गैस का नाम क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मात्रा की हम बात करते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 20.94%। कई कई किताबों में 21% लिखा रहेगा, तो आप किसी से लड़ाई मत करिएगा, चाहे हमसे ही ना लड़ाई कर लीजिएगा कि सर हमने तो किताबों में पढ़ा है कि 21% होता है और आप तो 20.94% कह रहे हैं। तो आपने पढ़ा है, बिल्कुल सही है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी सही है। कारण क्या है कि जो 21% आपको किताबों में मिला होगा उससे से पहले लगभग लिखा गया होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए दोनों सही है। यदि एग्जैक्ट पूछे तो 20.94%, और यदि 20.94 नहीं रहे तो 21% लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 21% के आसपास या 20.94% के आसपास क्या होती है, नाइट्रो ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में दूसरी सर्वाधिक गैस है। वायुमंडल में जो भी गैसें पाई जा रही हैं उन गैसों में से इसकी मात्रा क्या है, सर्वाधिक है, लेकिन दूसरे नंबर पे सर्वाधिक है, पहले नंबर पे कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यह क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की खोज की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की खोज का काम चाहे तथा ऑक्सीजन पे अध्ययन का काम जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। जरा देखते हैं यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की खोज एवं अध्ययन जोसेफ प्रिस्टली ने की, और कह रहे हैं अगला चीज कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है जंतुओं के लिए प्राणवायु है। जंतुओं के लिए का मतलब जो भी गतिशील जीव हैं, जैसे मानव हो गया, जंतु हो गए, कुत्ता, सियार, बकरी, भेड़, भालू, जो भी हैं, इनके लिए क्या कर रहा है, जीवन वायु है, प्राणवायु है, या जीवन दायिनी गैस भी इसे कहते हैं, क्योंकि हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जो ले रहे हैं वही तो क्या है, हमारे लिए प्राणवायु है। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है। ऑक्सीजन ही क्या है, जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन ही क्या है, हमारा जीवन है, ठीक है। अच्छा, कोरोना काल में देखे होंगे ऑक्सीजन के शॉर्टेज, और ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से कितने लोग मारे गए, और मारे क्यों गए, ऑक्सीजन की कमी, इसलिए क्या है, ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है। तो ऑक्सीजन क्या है, प्राणवायु है, ठीक है। तो अगला क्या हो गया, जंतु समुदाय के लिए प्राणवायु है कौन सा, ऑक्सीजन। उसके बाद बात करते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग जलाना संभव, क्या ऑक्सीजन नहीं है तो हम आग नहीं जला सकते, आग नहीं जला सकते, ऑक्सीजन नहीं है तो। अभी आपने पढ़ा कि एक गैस नहीं रहेगी तो आग बुझा नहीं सकते, कौन सी, नाइट्रोजन। और अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम आग नहीं जला पाएंगे। कारण क्या है, कारण जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तो हमारे एक गुरुजी थे, जूनियर में हम पढ़ रहे थे तो 6, 7, 8 में मौर्य जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे, बड़े ही आदर्श टीचर थे, हम लोग के आदर्श थे, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए कि हमारे परिवार के सभी लोग उनसे पढ़े हैं, इसलिए सभी लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। और वे हम लोग को जब पढ़ाते थे तो प्रैक्टिकल कराते थे, इस तरह के साइंस के इस मतलब चैप्टर पे वो हम लोग से प्रैक्टिकल कराते थे। प्रैक्टिकल क्या कराते थे, वो पढ़ाते थे जैसे इसी टॉपिक का मतलब इस लेवल की तो टॉपिक्स होती नहीं थी, बस आग जलना बुझना पे बताते थे हम लोग को। वे क्या करते थे, जब पढ़ाते थे तो एक कैंडल ले लेते थे, कैंडल को जला दिए और जलाने के बाद क्या करते थे, ढक देते थे एक ग्लास से, और ग्लास से ढक देते थे तो 2, 4, 5 मिनट हम लोग को कहानियाँ सुनाते थे। और कहानियाँ सुनाने के बाद जब कहानियाँ सुन लेते थे तो उसके बाद वो क्या करते थे, तब फिर ग्लास को हम लोग को दिखाते थे, और ग्लास को जैसे ही हटाते थे तो देखते थे वो कैंडल क्या हुई, पूरी जली नहीं है, बुझ गई है। कारण क्या था, कारण यह था कि जब तक उस ग्लास के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कैंडल जला करके इस पे रखा और ग्लास से ढक दिया, तो जब तक ग्लास के अंदर क्या है, ऑक्सीजन थी, तब तक तो वह कैंडल जला। लेकिन जब कैंडल जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा था, धीरे धीरे ऑक्सीजन बिल्कुल समाप्त और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, कैंडल बुझ गई। कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। क्यों बुझ गई, बुझने का कारण क्या है, कारण यह है कि ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भर गई, इसलिए कैंडल बुझ गई। तो वही चीज कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग जलाना संभव नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो हम आग नहीं जला सकते, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ईंधन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईंधन गैस। ईंधन गैस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, इसे ईंधन गैस कहते हैं। इसीलिए इसे का मतलब क्या, ऑक्सीजन को क्या करें, ईंधन गैस के नाम से जानते हैं। वो क्या है, ईंधन जलाने के सहायक है, या ईंधन जलाने के काम आता है, इसलिए इसको हम ईंधन गैस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो ऑक्सीजन जो है लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 32 किलोमीटर की ही ऊंचाई तक होता है।
मतलब धरातल से 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो पाया जाता है ऑक्सीजन, लेकिन इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है 32 किलोमीटर के ही ऊंचाई के आसपास पाया जाता है। इसके ऊपर इसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो यह हो गई हमारी कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमने चर्चा क्या किया? ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टलिन ने किया। जंतु समुदाय के लिए क्या है? प्राणवायु है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जला सकते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन को क्या बोले? ईंधन गैस बोले। उसके बाद कह रहे हैं कि 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है, लेकिन इसका सर्वाधिक संकेंद्रण कितना है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब आगे हम चलते हैं तो अगली गैस की बात करेंगे, और मैं और आप जिसको समझते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी गैस है, कहीं उससे भी ज़्यादा जरूरी गैस की चर्चा अब हम करेंगे। आपसे क्वेश्चन मेरा है, और क्वेश्चन यह है कि हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है कि कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है? लेकिन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए जाने जा रहे हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो हम सांस नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते तो जी नहीं सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक पादप है, और पादपों के लिए प्राणवायु कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक चीज और भी देख लेते हैं, जितना दूर पृथ्वी है सूर्य से जितनी दूरी पे हमारी पृथ्वी है, उतनी दूरी पे तो पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। कितना? -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हम रह पाएंगे? यहाँ पे जल रहेगा, सब बर्फ हो जाएगा, और जब सब बर्फ हो जाएगा तो जीवन ही नहीं रहेगा, वनस्पतियां नहीं रहेंगी, मानव नहीं रहेगा। तो पहले यहाँ पे जीवन के लिए जरूरी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो यहाँ पे तापमान मेंटेन, और तापमान मेंटेन होगा तो जीव जंतु वनस्पतियां जन्म लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन के रूप में ग्रहण करेंगी, तो वहीं से हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, तो फिर हमारा जीवन अस्तित्व में आएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने स्थान पे दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज छूट गया है, जरा उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, और चर्चा ये करना है आर्गन की। आर्गन की यदि बात करते हैं तो आर्गन की मात्रा देखेंगे लगभग 1% या 0.93%। ठीक है, पहला चीज इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसकी मात्रा कितनी है? तो लगभग 1% या 0.93%। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? यह गैस अस्थाई है या अस्थाई है? तो देख लीजिए, यह गैस कैसी है? अस्थाई गैस है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इसकी मात्रा से और इसके प्रकार से। तो यह क्या है? अस्थाई गैस के नाम से जानी जा रही। अब आगे हम आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, और जब कार्बन डाइऑक्साइड पे आ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करेंगे, और यदि इसकी मात्रा की बात करेंगे तो 0.03% है। लेकिन यह क्या है? परिवर्तनशील गैस है, इसके मात्रा में परिवर्तन होता है। एक उदाहरण मैं बता दूं, पहला लॉकडाउन जो 2020 में लगा, कब? मार्च लास्ट में 2020 में जो पहला लॉकडाउन लगता है, उस लॉकडाउन से पहले वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अध्ययन किया गया, तो उसकी मात्रा बताई गई 0.0316%। कितना? 0.0316%। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हुआ, पुनः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का मेजर किया गया, तो पता यह चला कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट गई है, और घट के कितना हो गई थी? 0.0314%। गिरावट दर्ज हो गई। कारण क्या? उद्योग धंधे बंद, मोटर गाड़ियां बंद, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम हो गई। ठीक है, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तनशील गैस है। और दूसरी विशेषता, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाने वाली समस्त गैसों में क्या है? सबसे भारी गैस है। और जब सबसे भारी गैस है, इसीलिए वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, इसीलिए वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाई जाती है। और जब वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जा रही है, इसलिए पृथ्वी के धरातल के आसपास का तापमान अधिक है, और तापमान अधिक है तो हमारा अस्तित्व है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं रहती तो हमारा अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जो जो हम ऊपर जाते हैं तो तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी दर्ज हो रही है। तो जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो इसकी खूब डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जितनी जरूरत है उतनी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो खोज कब हुई थी? 1752 में खोज हुई थी। और जब 1752 में खोज हुई थी, देखिए वायुमंडल की सबसे भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। और जब सबसे भारी गैस है तो इसलिए वायुमंडल की निचली सतह पे पाई जा रही है। कहां पे? वायुमंडल की निचली सतह पे पाई जा रही है। और जब वायुमंडल की निचली सतह पे पाई जा रही है तो इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितना? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितनी ऊंचाई तक? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जा रहा है। और जब 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जा रहा है, लेकिन इसका सर्वाधिक संकेंद्रण मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक है।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक जो पाई जाती है वो मात्र 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 6 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं तो इसकी मात्रा कम पाई जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, तो अगली विशेषता क्या होगी, इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर, लेकिन 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका संघनन ज्यादा होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है, यह पादपों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गैस है। किसके लिए, पादपों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पादपों के लिए जीवनदायिनी गैस है। ठीक है, पादपों के लिए क्या है, जीवनदायिनी गैस है। और यदि हम आगे चले और आगे चलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के और महत्व क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2-3 और तथ्यों के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैश्विक तापन। ठीक है, और क्या, हरित गृह प्रभाव के लिए भी जानी जाती है, हरित गृह प्रभाव। ठीक है, इन दोनों के लिए भी यह गैस जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सोच रहे हैं कि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही रोक रहे हैं। 2 गैसें और बच रही हैं, विशेष रूप से कौन सी, आपकी ओजोन। और ओजोन पे हम चर्चा करेंगे कम से कम आपसे 20 मिनट कल, ओजोन पे सिर्फ, उसके बाद हाइड्रोजन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है, यहीं पे अपनी क्लास को रोक रहे हैं ताकि अधिक से अधिक चीजें आपको दे सके, कम से कम समय में दे सके। तो इसके लिए हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, किसके बारे में, ओजोन के बारे में खूब डिटेल चर्चा करेंगे, और उसके बाद बचा हुआ हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब इस चीज को यहीं पे रोक रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लास देखने के लिए।